जय हिंद दोस्तों। A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीटली इस चैप्टर के आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले सेल यानी कोशिका इस चैप्टर के थ्योरिकल पोर्शन को हमने बहुत ही अच्छे से पिछले 3 क्लासेज हुई हैं इस चैप्टर की यानी सेल की, और इन 3 चैप्टर में आपको इसके थ्योरिकल पोर्शन को हर एक पार्ट्स के बारे में कोशिका के डिटेल में समझाया गया है। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं ली है तो ज़रूर ले लीजिए। आपको प्लेलिस्ट में विजिट करना है, प्लेलिस्ट में जाकर आपको बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको हर एक क्लासेस सिलेबस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा होगा, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या फिर प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं, ए ऑप्शन दिया है स्वीडन तथा स्वान ने, बी है वाटसन तथा क्रिक ने, सी है मेंडल तथा मॉर्गन ने। तो यहाँ पर कोशिका सिद्धांत यानी सेल का जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तावित किया था, तो वो किया था स्वीडन तथा स्वान नाम के 2 वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने ही कोशिका का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका जो ये चैप्टर है कोशिका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में अधिक मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको डेली क्विज कराए जाते हैं, लाइव टेस्ट कराए जाते हैं जिसको दे करके आप अपनी परफॉर्मेंस को और भी बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने हमारी क्विज ग्रुप के साथ साथ जो एक अन्य ग्रुप है टेलीग्राम का जो ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें आपको PDF मटेरियल और स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, उस ग्रुप को भी आप जरूर रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है यानी एक्सेप्शन है। कोशिका सिद्धांत जो है वो देखिए जीवाणुओं के लिए, कवक के लिए, लाइकेन के लिए अपवाद नहीं है, लेकिन ये जो वायरस है, वायरस ठीक है, तो वायरस जो है, विषाणु जो है, इसके लिए कोशिका सिद्धांत जो है ये एक प्रकार से अपवाद है। यानी जो कोशिका सिद्धांत जो कि स्वीडन और स्वान ने प्रस्तावित किया था ना, ये वायरस के लिए लागू ही नहीं होता है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसका ऑप्शन नंबर डी जो है लगाएंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही जल्द आने वाले 10 फरवरी से 10 फरवरी के बाद से आपके चैनल पर लाइव क्लासेज जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी सभी सब्जेक्ट्स की, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी क्लासेज जो है आपको लाइव क्लासेज मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके लिए टेक्निकल टीम काम कर रहा है और बहुत ही जल्द आपको क्लासेज मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्नित करती है या फिर अलग करती है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको थ्योरी पढ़ाते समय हमने इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीप में जाकर के समझाया हुआ है। तो अगर आपने क्लास ली होगी, जो बच्चा क्लास वो लिया होगा वो इसका आंसर तुरंत दे देगा। किसकी उपस्थिति जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करती है। यानी अगर कोई यूकैरियोटिक कोशिका है, मान लीजिए ये यूकैरियोटिक कोशिका है, अब इससे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को यहाँ पे अलग करने का काम जो कर रही है, तो वो कौन सा पदार्थ है, वो कौन सा अंग है, कौन सा वो पार्ट है आपके कोशिका का जो कि अलग करता है, तो वो आपका होता है क्या, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, केंद्रक झिल्ली ये इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोशिका भित्ति जो है ये क्या होता है, देखिए जनरली एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पादप कोशिका होती है, पादप यानी जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं, इसकी जो बाहरी भित्ति होती है, यानी आपने कोई पेड़ पौधा देखा होगा, ठीक है, तो उसका जो बाहर का जो ये आवरण होता है, अगर इसमें आप चाकू वगैरह से ऐसे गड़ा दें तो इसमें एक तरल चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, तो ये सेल्यूलोज का बना होता है, केवल पादप कोशिका के लिए ये लागू होता है। कोशिका भित्ति उसे बोलते हैं, यानी कोशिका का जो बाहर का आवरण है, जो उसके अंदर विद्यमान तमाम तत्व जैसे कि राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, केंद्रक द्रव्य हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गॉल्जी बॉडी हो गया, यानी सभी जो उसमें विद्यमान है उसको एक प्रकार से रक्षा उसका करेगा। यानी ये आपका ये कोशिका है तो इसके अंतर्गत आपके सभी अवयव जो है, ठीक है, अलग अलग प्रारूप में, अलग अलग आकृति में यहाँ पे मौजूद है, और इन सभी का जो रक्षा कर रहा है ये बाहर वाला पार्ट जो है कोशिका भित्ति जिसे बोला जा रहा है, ये करता है रक्षा। ठीक है, जैसे आपके बॉडी का जो बाहर का पार्ट है, आपका जो बाहर का स्किन है, वो आपके अंदर की जो आपकी नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, उनकी रक्षा करता है। तो ठीक है, एक प्रकार से बाहर का जो आवरण हो गया, बाहर का ढकने वाला आवरण, उसी को हम बोल रहे हैं भित्ति यानी दीवार। ठीक है,
तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप हमारी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, प्रॉपरली नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो इंट्रेंस एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एक गवर्नमेंट कॉलेज आपका एक सीट जो है आपकी कन्फर्म होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्न में से किसकी कोशिकाओं में अंतःकेशिकी कोष्ठक नहीं पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी कोशिका है, निम्न में से किसकी कोशिका है जिसमें कि अंतःकोशिकी कोष्ठक नहीं पाए जाते हैं। तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इसमें अंतःकोशिकी कोष्ठक यानी देखिए, हमने आपको थ्योरी क्लास पाई हुई है, उस क्लास को ले लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कोष्ठक क्या है। क्योंकि देखिए, जब स्लीडर एवं स्वान ने जब कोशिकाओं की जो उसके सिद्धांत की जो खोज की थी ना, तो उन्होंने तमाम सारी समस्याओं वहाँ पे सामना किया था। तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि यहाँ पे कोष्ठक जो है क्या है, यानी यहाँ पे जब सेल का उन्होंने खोज किया था, तो जो सेल है ना, वो उनको कोष्ठक के रूप में यानी एक जाल के रूप में प्राप्त हुआ था। तो इस सब चीज़ों के लिए आपको वो क्लास लेनी होगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कितने प्रकार की कोशिकाएं ज्ञात हैं, यानी अभी तक जो ज्ञात कोशिकाएं हैं वो कितनी प्रकार की हैं, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या फिर 4 प्रकार की। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, अभी तक पूछा गया है कि कितने प्रकार की कोशिकाएं ज्ञात हैं, तो मुख्य रूप से अभी तक 3 कोशिकाएं जो है वो ज्ञात करी जा चुकी हैं। देखिए, कोशिकाओं की संख्या अगर बात कर ले तो अब तक करीब 200 से भी ऊपर कोशिकाएं ज्ञात कर जा चुकी हैं, लेकिन ये सभी आपके या तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, या फिर आपका एक कहलाता है मीजोकैरियोटिक। इसको याद रखिएगा, मीजोकैरियोटिक। ठीक है, देखिए, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या है इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, लेकिन एक कोशिका जो है टाइप उसका जो है आपका, उसको बोलते हैं मीजोकैरियोटिक, यानी यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड मीजोकैरियोटिक। ये 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो अभी तक ज्ञात हैं। तो यहाँ पे आप लगाएंगे सी ऑप्शन, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत का प्रोकैरियोटा एवं यूकैरियोटा में विभाजन किन लक्षणों पर आधारित है। तो पादप जगत में यानी पौधों की बात करी जा रही है, तो उसमें यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, इसका विभाजन किसके आधार पर, किन लक्षणों के आधार पर होता है। तो केवल केंद्रक के आधार पर, केवल गुणसूत्रों के आधार पर, या फिर केवल कोशिकांगों के आधार पर। देखिए, जंतु जगत में या फिर पादप जगत में या तो कोशिकाएं जो होंगी वो यूकैरियोटिक होंगी, या फिर एक कोशिकी होंगी या बहुकोशिकी होंगी, या फिर आपको मैंने बताया मीजोकैरियोटिक होंगी। लेकिन मीजोकैरियोटिक जो है एक प्रकार से एक्सेप्शन कर सकते हैं, बहुत कम देखने को मिलती हैं कोशिकाएं। अब देखिए, पादप जगत में प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आप कैसे ये अंतर बताएंगे कि ये जो जीव है, ये जो पौधा है, वो एक कोशिकी है या फिर बहुकोशिकी है। एक पौधा आपके सामने रख दिया जाए, आप कैसे बताएंगे कि ये पौधा एक कोशिकी है या फिर बहुकोशिकी है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। तो वो जो लक्षण होगा ना, वो आप केंद्रक, गुणसूत्रों और उसके कोशिकांगों के आधार पर ही उसके लक्षण दिखाई देंगे। आप उसका आधार पे उसका विभाजन कर पाएंगे। तो आप ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन लगाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी दिखेगा, और डी जो होगा वो आपका होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि टी स्वान तथा एम स्लीडेन, इसके बारे में हमने पहले प्रश्न में ही बात किया था। तो टी स्वान एवं जो आपके एम सेलिन नाम के 2 वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक कहाँ के थे। क्या वो डच वैज्ञानिक थे, क्या वो इंग्लिश जैव वैज्ञानिक थे, क्या वो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे, या फिर वो जर्मन के 2 वैज्ञानिक थे। तो याद कर लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। टी स्वान तथा एम स्लीडन जो थे वो जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, यह सिद्धांत किसने दिया था या फिर प्रस्तुत किया था कि एक कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति हो सकती है। यानी अगर कोई आपके बॉडी में कोशिका विभाजन अगर नहीं होगा तो आपके बॉडी का विकास भी नहीं होगा। देखिए, कोशिका विभाजन क्या होता है, मैंने आपको अभी ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा था कि जब कोशिका विभाजन यानी यूकैरियोटिक से प्रोकैरियोटिक का जो विभाजन होता है तो वहाँ पर केंद्रक झिल्ली जो है वही उसी के द्वारा होता है, उसी के आधार पर होता है। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक कोशिका है, अब ये कोशिका अगर आपके बॉडी में यही पड़ी रहे तो मान लीजिए आप इतने बड़े हैं, आप 5 फीट के हैं, ठीक है, आपके बॉडी में कोशिका विभाजन हो ही नहीं रहा है, आप वही पड़े हुए हैं, 5 फीट के ही पड़े रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके बॉडी में कोशिका विभाजन जो है वो तेज़ कर दिया जाए, यानी जो आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो तमाम प्रकार के ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो उनके बॉडी को काफ़ी ज़्यादा फुला देता है या फिर क्या कर देता है, ठीक है, विकास कर देता है बहुत तेज़ी से। तो उसमें क्या होता है, उसमें कोशिका विभाजन की जो गति है ना उसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है।
तो ये जो आपका कोशिका है, जब इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होने लगा, यानी एक कोशिका थी, अब ये टूटकर दो भागों में बढ़ गई। अब फिर ये जो दो कोशिका है ये भी दो भागों में बढ़ करके अलग अलग हो गई, यानी कोशिका विभाजन तेज गति से हो गया। ठीक है, तो कोशिका से ही, यानी ये कोशिका पहले मौजूद थी और इसी कोशिका से भी अन्य कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो ये कहा था, ये सिद्धांत दिया था विर्चो ने। किसने दिया था? विर्चो नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये प्रस्तुत किया सिद्धांत कि एक कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति हो सकती है या फिर होती है। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन लगाएंगे तो आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो क्लास को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट में जरूर बताइए कि क्वेश्चन समझ में आ भी रहे हैं या फिर ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपका, साइटोसोम्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, जीवाणु में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद कर लीजिए, साइटोसोम्स जो है वो आपके तीनों में ही पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था पहले। अगला क्वेश्चन है आपका, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखाई देने वाली संरचना है। केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही दिखाई देने वाली संरचना है डिक्टियोसोम, राइबोसोम्स या फिर मीसोसोम्स। तो देखिए, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखाई देने वाली एक प्रकार की संरचना है, वो है आपका मीसोसोम्स। क्या है? मीसोसोम्स। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का आधे से अधिक भाग किस पदार्थ से निर्मित होता है? कोशिका का, किसी भी कोशिका की बात कर लें, पादप कोशिका या फिर जंतु कोशिका। तो यहाँ पे दिया तो गया नहीं है कि पादप कोशिका या फिर जंतु कोशिका है, लेकिन कोशिका का आधे से ज़्यादा अधिक भाग किस पदार्थ से बना होता है? तो वो जल यानी वाटर से बना होता है। तो याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं जो होती हैं वो किसकी होती है? वायरसों की होती हैं, ठीक है, या फिर शैवालों को होती हैं, जीवाणुओं की होती है, या फिर इन सभी को होती है? तो देखिए, कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति क्या है, मैंने आपको ऊपर अच्छे समझाया था। कोशिका भित्ति के साथ सबसे छोटी जीवित कोशिका जो होती है वो जीवाणुओं की होती है। किसकी होती है? जीवाणुओं की। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी बैक्टीरिया। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यानी प्रोकैरियोटिक है? तो वायरिसों होगी, यहाँ पे वायरस होगा, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। शैवालों की, जीवाणुओं की, या फिर माइकोप्लाज्मा की। तो निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? तो आपका यहाँ पर बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और ये आपको बता दें कि ये जो सब होता है माइकोप्लाज्मा, ये बहुत ही छोटे आकार में होता है। तो डी ऑप्शन लगाएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक में निम्न में से किसका अभाव होता है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें किसका अभाव होता है? डीएनए का, आरएनए का, प्लाज्मा झिल्ली का, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसका अभाव होता है? तो आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड का इसमें अभाव होता है, नहीं होती, इसकी अनुपस्थिति होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शाखा जिसमें कोशिका संरचना का अध्ययन किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, मोर्कोलॉजी, या फिर साइटोलॉजी? देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे एग्जाम में पूछा आता है, विज्ञान की शाखाएं और उसके नाम, यानी कि विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम मछली का अध्ययन करते हैं, मछली पालन का, या फिर मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, या फिर हड्डियों के बारे में जानकारी होती है हमें, ठीक है। तो ये सभी आपकी शाखाएं विज्ञान की अलग अलग हैं, क्योंकि जब आप कहीं मेडिकल पे जाते हैं, किसी बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अलग अलग सभी प्रकार की शाखाएं देखने को मिलती हैं। कि अगर आपको आपके चेहरे पे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप क्या दिखाते हैं? आपको जो अगर कोई स्किन संबंधी समस्या है तो आप जाते हैं डर्मेटोलॉजी में, यानी आप कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा इसके अंतर्गत स्किन की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। इसके अलावा अगर आप किसी जाते हैं हॉस्पिटल में, आप जाते हैं कि आपको हड्डी में कोई प्रॉब्लम आपके है, तो आप जाते हैं ऑस्टियोलॉजी में, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जिससे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी कोशिका के बारे में यहाँ पे जानकारी होती है, तो आपका कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोशिकांग उपस्थित होते हैं या फिर पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? जीवाणु कोशिका में, साइनोबैक्टीरिया में, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में, या फिर यूकैरियोटिक कोशिका में? तो जो कोशिकांग है वो उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकाओं का परिमाण प्रदर्शित किया जाता है, यानी कोशिका जो है, अधिकांश जो कोशिकाएं हैं उसको हम मापते किस में है? उसका जो मापक है, ठीक है, उसको हम किस में मापते हैं? तो उसे हम क्या बताइए,
यहाँ पे देखो आपको ए दिख रहा हो ना, ये आपका एंगस्ट्राम हो सकता है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। मिलीमीटर्स में होगा, नैनोमीटर्स में होगा या फिर माइक्रोमीटर्स में होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी ही होगा, यानी माइक्रोमीटर्स में कोशिकांग का जो है परिमाण प्रदर्शित किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक शब्द का अर्थ है कि वह कोशिका को होती है, कोशिका जो होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका शब्द का अर्थ क्या है? विसरित केंद्रक युक्त कोशिका जो होती है उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कह सकते हैं। देखिए आपको बता दें कि आपके यूपी पॉलिटेक्निक 2024 का जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इस इंट्रेंस एग्जाम के ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट के बारे में बात कर लें हम, तो लास्ट डेट जो है वो आपका 29 फरवरी तक ही है। यानी 29 फरवरी तक आपको ऑनलाइन फॉर्म किसी भी हालत में भर लेना है, इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिल सकता। तो लास्ट डेट बीतने से पहले ही फॉर्म को भर लें, क्योंकि लास्ट डेट आते आते साइट जो है उसमें स्लो चलने लगती है, पेमेंट वगैरह होने के बाद भी इनकम्प्लीट दिखाई देने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं फॉर्म भरना ही है तो फॉर्म को पहले से भर के पेमेंट वगैरह कर लीजिए, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही आप न करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का उपयोग किस वर्ष में किया था? रॉबर्ट हुक जानते हैं आप कि कौन है? और 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो बी ऑप्शन आप लगाएंगे 1665। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक कोशिकांग नहीं है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप अच्छे जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका में होता ही है। राइबोसोम्स जो होता है, जो कि दो प्रकार का होता है, एक आपका 70S राइबोसोम्स, एक आपका 80S राइबोसोम्स होता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी, ये भी आपके बॉडी में कोशिका में उपस्थित होता है। लेकिन ये जो माइक्रोसोम्स है ना, ये गलत है। माइक्रोसोम्स नहीं बल्कि आपका होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होता है वो आपकी कोशिका में उपस्थित होता है, ठीक है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे रॉन्ग होगा। और यहाँ पे पूछा गया है कौन कोशिका का अंग नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है, पूछा गया आपसे है कि सबसे छोटी ज्ञात कोशिका का नाम बताना आपको है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, और आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होते हैं, एक तरह से पैनेसिया होते हैं। पैनेसिया यानी रामबाड़ी होता है। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप कोई भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है वो रामबाण साबित होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहा होता है तो वो पिछले साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को बनाता है। यानी अगर 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जा रहे हैं तो आपके 25 क्वेश्चन ही पूछेगा वो। और अगर एक क्वेश्चन वहाँ पे, अगर आपका एक चैप्टर मान लीजिए ये कोशिका है, बायोलॉजी के तो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर कोशिका से पिछले साल एग्जामिनर ने 10 क्वेश्चन पूछ लिया था, 10 क्वेश्चन उन्होंने इस सेल चैप्टर से ही उठाया हुआ था, तो जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करेगा अगले साल के लिए 2024 के एग्जाम के लिए, अगर आपके पेपर कई सेट में होते हैं तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट होंगे। लेकिन अगर आपका एक एग्जाम होता है, छात्रों की संख्या कम होती है, तो एग्जाम एक साथ ही कराया जाएगा। अब इस 10 क्वेश्चन अगर प्रीवियस साल में पूछे गए थे तो इस साल भी आपके 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब उनमें से एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था सबसे छोटी ज्ञात कोशिका क्या है, ठीक है, सबसे छोटी ज्ञात कोशिका क्या है, ये आपसे मान लीजिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो 2024 में आपसे क्या पूछा जा सकता है? 2024 में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो सेम टॉपिक से उठाए जा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी रूल्स रेगुलेशन कुछ फॉलो करना होता है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा कर दे दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, जो करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, तो आप क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करिए। यानी अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो कोई बात नहीं आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट्स कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और नोट्स करने के साथ साथ उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन रिलेट करते हैं ना, जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे छोटी ज्ञात कोशिका क्या है? तो उसका नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसका पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया के समान होते हैं जो जीव, ठीक है, उनको अब पीपीएलओ कहा जा रहा है। यहाँ पे डी ऑप्शन आप लगाएंगे तो आपको 4 अंक एग्जामिनर मुस्कुराते हुए देकर चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं, कोशिका सिद्धांत द्वारा सत्यापित होता है। कोशिका सिद्धांत जो है उसके द्वारा क्या सत्यापित होता है? क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम, कहना क्या चाहते हो भाई? कोशिका जीवधारियों की आधारित संरचनात्मक इकाई है। कोशिका सिद्धांत द्वारा यही स्थापित होता है, यही सत्यापित किया गया है। कोशिका जो है वो जीवधारियों की आधारित
क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है, यानी ये आपकी मूल इकाई है आपके बॉडी के विकास के लिए, आपके अंगों के निर्माण के लिए, यानी मूल इकाई है, यानी इसी से ही आपके बॉडी का सबसे मूल रूप है, इसी से अभी आपका विकास होता है। ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, जंतु तथा पादप कोशिका में प्रमुख अंतर है। जंतु तथा पादप कोशिका में मेन आपका डिफरेंस क्या है? जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव, बिल्कुल आप तो बहुत तेज निकले, आपको तो इसका आंसर आ गया। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। जंतु कोशिका हमारे अंदर, आपके अंदर जो है, हम तो क्या है, जंतु कोशिका ये हमारे अंदर है, तो हम जो है हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं है भैया। यानी अगर आप चाहें तो कोशिका विभाजन बहुत तेज कर लीजिए, लेकिन पादप कोशिका में तो होती है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति होती भी है तो वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसको याद रखना, प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट कर चुका है, इसलिए मैं इसको आपको बार बार बताता भी रहता हूँ। आगे आ गया है आपका प्रश्न, प्रोकैरियोटिक में किसका अभाव होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, न कि यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक झिल्ली, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसके बारे में आप पढ़ने के लिए थ्योरी क्लास लेनी होगी आपको। यहाँ पर पढ़ाने लगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, एक ही क्वेश्चन में समय बीत जाएगा। प्रोकैरियोटिक में किसका अभाव होता है? तो न ही प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होती है, न ही गोल्जी बॉडी होता है, न ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना है जो 2 संलग्न कोशिकाओं के बीच प्रभावी परिवहन मार्ग का कार्य करती है? तो वह आपका प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा जो है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पटलिका यानी मिडल लेमेला किसके द्वारा बनी होती है? तो वो बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर इसका है। देखिए, पिछले क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ प्रश्न है, 2 समीपस्थ यानी 2 पास पास की कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मिडल लेमेला, मध्य पटलिका। ठीक है, आपने अभी पिछला क्वेश्चन करा तो आपको ये डाउट हो गया था कि ये मध्य पटलिका है क्या, इसके बारे में तो सर बताया नहीं। तो मध्य पटलिका जो है क्या है? ये आपका 2 जगह कोशिकाएं हैं तो उनकी जो भित्तियों को आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है, उस जो आंतरिक परत होती है जो जोड़ती है, वो आपका है मध्य पटलिका। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जाने वाला हूँ ना, ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। क्यों होगा? देखिए, क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं और अभी टॉपिक भी आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पूछा गया है, एक परिपक्व पादप कोशिका में क्या होता है? पूछा गया है कि अगर एक पादप कोशिका है, एक पादप कोशिका होती है, एक जंतु कोशिका होती है, पादप कोशिका के बारे में पूछा गया आपसे। तो पादप कोशिका अगर एक है, मान लीजिए पूरी तरह से परिपक्व पादप कोशिका यानी कंप्लीट हो चुका है इसका प्रोसेस पूरा, ठीक है, तो उस कोशिका में क्या क्या होगा? कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य होगा, जीव द्रव्य और रिक्तिका होगा, रिक्तिका और कोशिका भित्ति होगी, या फिर जीव द्रव्य कोशिका भित्ति और रिक्तिका होगा। देखिए, ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर पादप कोशिका है तो कोशिका भित्ति तो भैया होगी ही होगी, क्योंकि जंतु कोशिका में तो पादप भित्ति होती नहीं है। आपको ये जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक परिपक्व पादप कोशिका में क्या होता है? देखिए, जीव द्रव्य जो है वो होता है भैया, बिल्कुल सही है। कोशिका भित्ति यानी ए ऑप्शन सर मेरा सही आंसर है, ए ऑप्शन जो है मेरा बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेम वाला ऑप्शन डी में भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको रिक्तिका जोड़ दिया गया है। रिक्तिका यानी वेकेल्ट। देखिए, आपका जो कोशिका होता है, सेल जो होता है, उसमें आपको जगह जगह कुछ खाली स्थान, देखिए आपका जो कोशिका है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, वहाँ मेरा ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं। देखिए यहाँ पे कोशिका बना हुआ है। अब इसमें कहाँ जगह जगह कुछ इस प्रकार के खाली स्थान आपको देखने को मिलते हैं। आपने कोशिका का डायग्राम देखा होगा पिछली थ्योरी क्लास में, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो खाली स्थान है इसी को बोलते हैं वेकेल्ट्स, या फिर खाली स्थान को हम रिक्तिका बोलते हैं, या फिर रसधानी भी आपने देखा होगा कहीं कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे डी ऑप्शन। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये हमारा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन अगर अच्छे समझ में आ गए हों तो क्लास को 1 से 2 बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि केवल रिवाइज भी कर लोगे ना तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे समझाने का प्रयास किया गया है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। देखिए, बायोलॉजी क्लास आपको रेगुलर अभी नहीं मिल रही है, लेकिन आने वाले 10 फरवरी से 10 फरवरी से आपको क्लासेज जो है वो रेगुलरली बेस पे मिलने लगेंगी और लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है,
तो बायोलॉजी क्लास अभी कम ले रहे हैं हम, क्योंकि बायोलॉजी क्लास अगर आपको हम लास्ट मोमेंट पर कराते हैं एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले, 1 महीने पहले, तो आपको हर एक चीज़ें याद रहेंगी, माइंड में सेट रहेंगी, ठीक है, यानी आप पहले भूल जाएंगे अभी कराते तो, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको अभी बायोलॉजी क्लास नहीं ले रहे हैं। बायोलॉजी के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्लासेस को अभी हम डिनाई कर रहे हैं। डिले इतना नहीं करेंगे कि आपका एग्जाम बीत जाए, एग्जाम से पहले ही आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को गुड नाइट।